सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं दो ऐसी स्कीम्स के बारे में जो कि डिस्कस की गई थी बजट में, और जो दो स्कीम्स रिलेटेड है एनिमल हस्बेंड्री से और फिशरी सेक्टर से। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, एंड अनदर रीजन इज दैट दिस स्कीम इज ऑल्सो डिस्कस्ड इन द बजट, एंड द गवर्नमेंट ने कुछ इसके अंदर प्रोविजंस चेंज किए हैं। इस वजह से ये स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। Now let's talk about our first scheme, that is National Program for the Dairy Development. तो जिस तरीके से हमें नाम से लग रहा है, it is related to the animal husbandry and more prominently our dairy sector. So now let's see this scheme. So first of all, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, तो when this scheme is got launched, so this scheme was launched in 2014 by the government of India, and it is implemented by the state cooperative sector, state cooperative milk federation through the state government. Now लेकिन इस स्कीम का जो अ, काम था और इसको इसको और अधिक प्रमोट करने के लिए जुलाई 2021 में दिस स्कीम वाज रीस्ट्रक्चर्ड। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी स्कीम को गवर्नमेंट वापस लेके आई और इसको कंबाइन किया 15th फाइनेंस कमीशन से, जो अभी कंप्लीट हुआ है 2021 से 26 तक जो चला है। उससे कंबाइन करने के लिए दिस स्कीम वाज टेकन आउट डबल से, एंड टू रन फ्रॉम 2021 टू 2026 विद एन इनहेंस्ड बजट। और इसका एक बजट और ज्यादा बजट दिया गया और इसको वापस लेकर आया गया। नाउ व्हाई दिस स्कीम इज इन न्यूज राइट नाउ, क्यों ये स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर पीआईबी और आपके बजट में ये स्कीम बहुत ज्यादा पूछी गई। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द रिवाइज्ड नेशनल प्रोग्राम फॉर द डेयरी डेवलपमेंट, और इस स्कीम में गवर्नमेंट ने और अधिक, दैट इज 1000 करोड़ रुपए और ज्यादा डाल दिए हैं। तो 1000 करोड़ रुपीज वॉज मोर एडेड इन इट, और अब टोटल इसका बजट जो हो गया है वो 2790 करोड़ हो चुका है। रिमेंबर दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। सो the central sector scheme with an additional budget of 1000 crore, bringing the capital 2790 करोड़ रुपीस। अब इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो प्रोक्योरमेंट है मिल्क का, उसे बेहतर करना, प्रोसेसिंग कैपेसिटी को अच्छा करना एंड क्वालिटी पे काम करना। सेकेंडली, मार्केट एक्सेस। सो जो कई फार्मर्स ऐसे होते हैं जो मार्केट इजीली एक्सेस नहीं कर पाते, या उनका जो दुग्ध उत्पादन होता है, जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है, वो एक्चुअली मार्केट तक नहीं हो पाता। सेकेंडली, जो सप्लाई चेन होती है, बिकॉज क्योंकि मेजरली अगर हम लोग देखें तो मिल्क प्रोडक्शन गांव ग्रामीण क्षेत्र में होता है, और जब वो ग्रामीण क्षेत्र में होता है तो उसको कनेक्ट करना रूरल जो प्रोसेसिंग सेक्टर से, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से, ताकि उसके अंदर और ज्यादा एडिशनल हम लोग अमाउंट डाल सकें, ताकि एडिशनल क्वालिटी इंप्रूव कर सकें और कई सारे प्रोडक्ट्स बना सकें, जैसे दूध से आइसक्रीम बनाना या दूध से और अधिक प्रोडक्ट्स का और ज्यादा बढ़ोतरी करना। तो इस वजह से गवर्नमेंट इस पे फोकस करना चाहती थी। नाउ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की अगर हम लोग बात करें, सो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो नाम से ही जिस तरीके से पता चलता है कि दिस स्कीम वाज टेकन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, तो उसी के डिपार्टमेंट भी दिस स्कीम इम्प्लीमेंट कर रहा है। नाउ लेट्स सी द कंपोनेंट्स। अब गवर्नमेंट कई सारे ऐसे कंपोनेंट लेके आए क्योंकि वो चाहते हैं कि इसमें बेहतर काम किया जाए, तो मुख्यतः इसमें दो कंपोनेंट के बारे में बात की गई है। पहला कंपोनेंट है जिसे कहा गया है कंपोनेंट ए, दैट इज डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट। तो जो डेयरी सेक्टर है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सो पहला सेक्टर ये रहेगा। इसके अंदर क्या किया गया है कि मिल्क चिलिंग प्लांट्स बनाए गए हैं, एडवांस लेबोरेटरीज बनाई गई है, और सर्टिफिकेशन सिस्टम हुआ हुआ है। सो उन लेबोरेटरीज में एक्चुअली जांच होगी कि किस तरीके से दुग्ध उत्पादन जो हो रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, उसे सर्टिफाइड कर दिया जा सके कि वो किस क्वालिटी का है। कई बार दूध दूध जो मिल्क में होता है वो कई ज्यादा हम देखते हैं मिलावट हो जाती है, तो इस वजह से कई सारी समस्या उत्पन्न होती है। तो गवर्नमेंट ने इस पे फोकस किया है। सेकेंडली, गवर्नमेंट चाहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स प्लस हिली स्टेट्स तक पहुंचे एंड यूटीज तक पहुंचे। क्योंकि अगर हम लोग मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो वो मेजरली नदर्न इंडियन स्टेट्स में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। वो कैसे स्टेट्स, नदर्न में भी मोर प्रोमिनेंटली पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, यूपी, मध्य प्रदेश, ऐसे क्षेत्रों में ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ। लेकिन भाई मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर, हिली स्टेट्स में ये उस
तरीके से बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जा सका है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसलिए स्पेशल अटेंशन इसको दिया गया है। सेकंड, ग्रांट सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड फॉर द टू मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी। तो दो मिल्क प्रोडक्शन कंपनीज को गवर्नमेंट देखेगी और उनको ग्रांट देगी ताकि वो और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम कर सके। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, तो दो इस याद रखना नंबर, क्योंकि कई बार MCQ के फॉर्म में the number two can be asked. Now let's move to the component B, dairying through the cooperative. Now अगर हम लोग बात करें, अगर डेयरी सेक्टर की बात करें, व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें, तो उसका पूरा आधार जो है वो एक्चुअली में कॉपरेटिव्स है। जिस तरीके से वर्गीस कुरियन ने कॉपरेटिव मूवमेंट चलाया था, दैट्स व्हाई द कॉपरेटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गवर्नमेंट ने फोकस किया है कि हमारे जो कोऑपरेटिव मॉडल पार्टनरशिप करेगा जापान गवर्नमेंट या जापान का जो इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी है, उससे बात कर कर, उससे कॉपरेशन कर कर, ताकि हमारे यहाँ जो है क्वालिटी क्वांटिटी में बेहतर आ सके और ज़्यादा कोऑपरेटिव सेक्टर को हम आपस में सपोर्ट कर कर और अधिक बढ़ा सकें। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज टेकन दिस थिंग। और इन सभी चीज़ों पर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, थ्री आर द मेजर फैक्टर्स होते हैं। प्रोडक्शन करना, फिर उसको प्रोसेसिंग करना और फिर उसको मार्केटिंग में पहुंचाना, यही होता है पूरा सप्लाई चेन। तो उसमें नो स्टेट्स को गवर्नमेंट ने फोकस किया गया है। दिस नो स्टेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज द क्वेश्चन कि कौन से दो नो स्टेट्स हैं, किन नो स्टेट्स की गवर्नमेंट बात कर रही है। सो आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। तो कुछ स्टेट्स अगर आप ध्यान दें तो इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स नहीं है, इसके अंदर महाराष्ट्र के स्टेट्स नहीं है, हिली स्टेट्स में उत्तराखंड एक स्टेट है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख के पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। दिस component seeks to introduce international best practices in the cooperative management and dairying technology। तो डेयरी टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, उसके बाद साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी, इन सब टेक्नोलॉजी पे फोकस करने की बात की गई थी। अब जो रिवाइज्ड जो गाइडलाइंस आई है इनको अभी हाल ही में जो बजट में, उनका क्या कहना है कि वो कम से कम 10,000 न्यू डेयरी कोऑपरेटिव्स बनाएंगे। 10,000 न्यू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाएगी। ट्राई टू रिमेंबर दिस डेटा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, गवर्नमेंट ऑल्सो सेट दैट कि इस वजह से लगभग 3.2 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। साथ ही साथ महिलाओं को भी बहुत अधिक फायदा होगा, क्योंकि 70% जो है वो महिलाओं को फायदा होगा। ऐसा गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा है। तो कभी आपके पास मेंस में क्वेश्चन आता तो यू कैन यूज दिस डेटा कि इतना इतना फायदा होगा। बट ट्राई टू रिमेंबर फॉर द प्रीलिम्स एज वेल, खासकर 10,000 न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने की बात की गई है। अगर हम ओवरऑल अगर हमारे बात करते हैं कि ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हमारा मिल्क प्रोडक्शन भारत देश में होता है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि भारत वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर आता है इन द मिल्क प्रोडक्शन। लगभग 25% के करीब, दैट इज 24.76% के करीब हमारा पूरे विश्व का मिल्क प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है। तीसरी बात, 5% नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंडली, अगर पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो उस एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ क्रॉप्स तक सीमित नहीं है, उसके अंदर फार्मिंग के साथ साथ डेयरी सेक्टर ये सब भी इंक्लूड होता है। तो उसमें सबसे बड़ा जो कम्युनिटी जो जिसका सबसे ज्यादा रोल है वो डेयरी का ही है। रिमेंबर दिस थिंग। लगभग 8 करोड़ फार्मर्स डायरेक्टली एम्प्लॉयड से इसी की वजह से, खासकर महिलाएं। उसके साथ साथ 5.26 CAGR रोबोस्ट ग्रोथ हो रही है हर साल। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 5.62% है। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मिल्क अवेलेबिलिटी कितनी है पर डे पर कैपिटा। वर्ल्ड एवरेज 329 ग्राम्स पर डे अगर एक व्यक्ति लेता है, तो भारत में वही 471 ग्राम पर डे पर कैपिटा है। ट्राई टू रिमेंबर दिस डेटा बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके का क्वेश्चन एग प्रोडक्शन से रिलेटेड पिछले ईयर मेंस में आ चुका है। सो हो सकता है कि कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, तो ये पता होना चाहिए, पता रहना चाहिए दैट इज 471 है। पहला स्टेट कौन सा है, ये प्रीलिम्स में पिछले ईयर ही पूछा गया था, लास्ट ईयर पूछा गया था। फर्स्ट इज उत्तर प्रदेश, सेकंड इज महाराष्ट्र। साथ ही साथ कुछ और चीजों के बारे में भी चर्चा की गई है कि लगभग 169 लैब्स बनाई जाएगी, अपग्रेड की जाएगी। एक्चुअली में 169 लैब को अपग्रेड किया जाएगा विद
4 ईयर ट्रांसपोर्ट इंफ्रारेड मिल्क एनालाइजर से, साथ ही साथ 232 डेयरी प्लांट्स को भी लगाया जाएगा। तो 169 लैब्स को बेसिकली अपग्रेड किया जाएगा, उसके साथ 232 डेयरी प्लांट्स को डिटेक्ट अडल्ट्रेशन, जो मिलावट को नापने वाले, जो मापने की जो टेक्नोलॉजी है, उस उनसे रिलेटेड जो प्लांट्स है उनको लगाया जाएगा। नेक्स्ट, आई ऑलरेडी डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस स्कीम। आई थिंक जितनी चीजें कवर करना चाहिए थी, जो चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आई हैव कवर्ड इन दिस स्कीम। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर सेकेंड स्कीम जिसके बारे में बजट में चर्चा की गई थी। वो स्कीम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। सो नाम से ही पता चल रहा है कि गोकुल मिशन इज बेसिकली रिलेटेड टू द काउस प्लस बोवाइन, बफेलोज, ये सारे इनके अंदर इंक्लूड होते हैं। नाउ लेट्स वन मोर थिंग कि याद रखना, दिस इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसमें सारा पैसा गवर्नमेंट दे रहा है, रिमेंबर दिस स्कीम। नाउ लेट्स गो टू द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। सो दिस स्कीम ऑल्सो लॉन्च इन 2024। जिस तरीके से वो स्कीम 2024 में आई थी, ये भी 2014 में आई थी। 24 नहीं, सॉरी, 2014 में आई थी, फॉर द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस ब्रीड्स। तो वो बोवाइन्स की, काउस की, बफेलोस की, जितने एनिमल्स की हमें इंडिजिनियस ब्रीड्स को एक्चुअली प्रोटेक्ट करना है। दैट्स व्हाई दिस स्कीम हैज बीन टेकन, और ताकि उनको हम प्रिजर्व कर सकें या उनकी ही उत्पादक क्षमता को बढ़ाया जा सके, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, ताकि वो बेहतर, और हम सारे फार्मर्स को और अधिक क्वालिटी और क्वांटिटी में, प्रोडक्शन में, सब चीज़ों में और अधिक इंक्रीमेंट देखने को मिले। सो सेकेंड थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जिस तरीके से हमने वो स्कीम में मिनिस्ट्री पढ़ी थी, सेम मिनिस्ट्री इसके अंदर रहेगी। मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशिंग, वही मिनिस्ट्री रहेगी। नाउ व्हाट आर द एक्टिविटीज अंडर द RGM, दैट इज राष्ट्रीय गोकुल मिशन। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर फैक्टर है कि जो बफेलोस के या जो मेल काऊ होती है, उनके सीमन स्टेशंस को बनाना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को फोकस करना, ताकि एक बेहतर ब्रीड को तैयार किया जा सके, ताकि जो क्रॉस किया जाए जब एनिमल्स को, तो एक बेहतर ब्रीड तैयार हो, और साथ ही साथ उनके सीमन्स को प्रिजर्व किया जा सके और बाद में उनका यूज किया जा सके। दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्कीम। दिस, साथ में स्किल डेवलपमेंट, फार्मर अवेयरनेस, ETC पे फोकस रहता है। नेक्स्ट इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज की एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात की गई है, दैट इज गोकुल ग्राम्स बनाना। तो गवर्नमेंट ने इसके अंदर कहा है कि लगभग 16 गोकुल ग्राम्स बनाए जाएंगे, ऐसे विलेजेस बनाए जाएंगे जिसके अंदर इंटीग्रेटेड इंडिजिनस कैटल डेवलपमेंट पे फोकस किया जा सके। तो कुछ ऐसे ग्रामों को चिन्हित किया जाएगा, ताकि उन ग्रामों में, लगभग 16 ग्रामों को, ताकि उनमें इस तरीके से इंटीग्रेटेड इंडिजिनस कैटल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए जा सके, जहां पर साइंटिफिक और होलिस्टिक मैनर में इस स्कीम को क्रियान्वित किया जा सके। नेक्स्ट इसके अंदर और बात की गई कि कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। 2 सेंटर्स के बारे में बात की गई। एक सेंटर नॉर्थ इंडिया में रहेगा एंड अनदर सेंटर विल बी इन द साउथ इंडिया। रिमेंबर दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस स्कीम। तो 2 एस्पेक्ट्स हमने पढ़ लिए, गोकुल ग्राम बनाना, कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर बनाना। तीसरा एस्पेक्ट इसके अंदर है ई पशु हार्ट पोर्टल। सो ऐसे कुछ पोर्टल्स बनाए जाएंगे जहां पर सीमन के साथ साथ ब्रीड्स का ट्रेड किया जा सके। किसी भी प्रकार के आपको क्रॉस ब्रीडिंग करवाना है, तो आपको वहाँ जानकारी के साथ साथ वहाँ पर ऑनलाइन आपको सीमन्स की या ब्रीड्स की ज़रूरत होगी, तो वो पूरी तरीके से आपको वहाँ पर ट्रेडिंग की जा सकेगी। दैट्स व्हाई दिस that is the part of this scheme. Now let's see the key features of this scheme. Initially इस स्कीम में एक्चुअली जितना भी पैसा दिया था, लेकिन इस स्कीम को भी एक्चुअली रिवाइज किया गया था। जिस तरीके से डेयरी डेवलपमेंट में रिवाइज किया गया था, उसी तरीके से इसके अंदर भी 3400 करोड़ की इस स्कीम के अंदर अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ और दिए हैं। 15th फाइनेंस कमीशन में लगभग 3400 करोड़, एक्चुअली 2400 करोड़ आप मान के चलिए, और अब मिलाकर 3400 करोड़ हो चुका है।
तो इस ईयर गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया है? गवर्नमेंट ने दिस ईयर 1,000 करोड़ रुपीज दिए हैं। रिमेंबर दिस थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, 1,000 करोड़। सेकेंड इज टू न्यू एड एक्टिविटीज और ऐड की है, दैट इज हाई फॉर रियरिंग सेंटर्स को बनाना। अगर कोई चाहता है कि उन्हें ऐसे सेंटर्स बनाए, दिस इज हाइपर इज अ बेसिकली अ वर्ड जो हम बाद में काफी ज्यादा डिस्कस करेंगे हमारी एग्रीकल्चर की क्लासेस में। फिर भी मैं आपको एक बेसिक आइडिया इनके बारे में समझा देता हूँ। हाइफर्स वो ब्रीड होती है एक्चुअली जो एक्चुअली वो ब्रीड होती है जो जो एक वर्ष में एक ही काफ को जन्म देती है। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट चाहती है कि और अधिक जानवरों की या एक से अधिक उनके बच्चों की पैदावार हो। तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज टेकन दिस अंडर दैट कि रियरिंग सेंटर्स बना दिया जाए, या वो उन्हें बच्चे नहीं होते हैं वो भी इंक्लूडेड रहती है। 35% जो कैपिटल कॉस्ट है वो इसके अंदर रखी जाएगी फॉर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द क्रिएशन ऑफ 30 हाउसिंग फैसिलिटीज हैविंग टोटल 15,000 हाइपर्स को जन्म देने की बात की गई है। सेकेंडली, इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर द फार्मर, ताकि हाई जेनेटिक मेरिट या आईबीएफ टेक्नोलॉजी की मदद से और अधिक प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके या बेस्ट ब्रीड्स को प्रोड्यूस कर सके। इस वजह से गवर्नमेंट, अगर आप ये फार्मर्स इस फील्ड में जाते हैं तो गवर्नमेंट इसमें 3% इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करेगी। दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस स्कीम कि लगभग 3% इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करेगी। रिमेंबर दिस थिंग। और वो चाहे तो मिल्क यूनियन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से पैसा ले सकते हैं। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम? अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा कि अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। पहला, प्रोडक्टिविटीज को बढ़ाना, बोवाइन्स की मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना, जेनेटिक मेरिट बुल्स को तैयार करना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे फोकस किया गया, साथ में इंडिजिनस कैटल बफेलो रियरिंग के बारे में भी बात की गई। सो ये ओवरऑल आपको पूरा समझ में आ चुका होगा, अब इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। साथ ही साथ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, सीमन स्टेशन बनाना, बुल प्रोडक्शन पे काम करना, स्किल डेवलपमेंट, फार्मर अवेयरनेस। सो आई थिंक नो नीड फॉर दैट। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग एक्चुअली, ऑल्सो दिस इज ऑल्सो, इसके अंदर क्या किया गया कि कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या बेहतर जहाँ पर काम किया जा रहा है तो उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना, ताकि उनसे और अधिक कैटल ब्रीडिंग फार्म्स और सपोर्ट की, उनके सपोर्ट के माध्यम से और अधिक ऐसे सेंटर्स बना दिए जाए। सेकेंडली, न्यू पशु संजीवनी एम्बुलेंसेस तैयार की जाए, एम्बुलेंसेस जो कैटल्स को वन उनके फार्म से हॉस्पिटल ले जा सके। इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ व्हाट आर द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ दिस स्कीम? इस स्कीम से गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 8.5 करोड़ फार्मर्स डेयरी सेक्टर में उनकी इनकम बढ़ेगी। इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स का एक्चुअली साइंटिफिक कंजर्वेशन होगा। सेकेंडली, ये मैंने एक डेटा अलग से आपके लिए लेकर आया हूँ, और ऑल्दो वी हैव कवर्ड कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क एंड द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो। नाउ लेट्स मूव टू द फंडिंग पैटर्न। ये दिस स्कीम इज ऑल्सो फुली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर जिसमें पूरा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। पर कुछ चीजें और इसके अंदर एडेड है, दैट इज एक्सीलरेटेड ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, या आप आईवीएफ पे आईवीएफ प्रेगनेंसी की तरफ जाते हैं तो लगभग आपको सब्सिडी 5,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा सकेगी जो गवर्नमेंट शेयर करेगी फार्मर्स के साथ। अगर आईवीएफ की तरफ जाते हैं कोई फार्मर तो 5,000 रुपीज मिलेंगे। सेकेंडली, प्रमोटेड सेक्स sorted semen under the component subsidy up to 50% of the cost of sex will be made available to participating farmer। इसका मतलब ये है कि कोई चाहता है कि किसी दूसरे बुल का, बफेलो का या सीमन यूज किया जाए और उसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, या किसी बाहर से किसी सीमन को बुलाया जाए और उसमें जो पूरा खर्चा होगा उसका 50% गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। सेकेंड thirdly, the establishment of the breed multiplication farm under the component subsidy up to 50% of the cost। अगर आप ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म बनाना चाहते हैं, ऐसे फार्म जहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग की जा सके, तो ऐसे फार्म बनाना चाहते हैं तो उस फार्म का 50% गवर्नमेंट देगी, या लगभग 2 करोड़ तक रुपए गवर्नमेंट
में आपको देगी ताकि आप एंटरप्रेन्योर बन सके. This is also this. Next is no need for that. I think we have already covered. Now, why this scheme is very very important? क्यों इस स्कीम इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें अचीवमेंट्स देखी गई है. कई वर्षों से 2021 से लेकर 2025 तक खासकर कई सारी इस स्कीम के माध्यम से कई अचीवमेंट्स हमें देखने को मिली है कि इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और इसकी वजह से एक्चुअली मिल्क प्रोडक्शन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है. अगर 2013-14 में 307 ग्राम पर कैपिटा पर प्रति व्यक्ति मिल्क का कंजम्पशन था तो वो बढ़कर 471 हो चुका है. ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले स्कीम में. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम के माध्यम से भी लगभग 605 डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो चुकी है ताकि बेहतर ब्रीड्स तैयार की जा सके. इन विट्रो आईवीएफ लैब्स तैयार हो चुकी है. गऊ चिप्स या महिष चिप ऐसी चिप्स बना दी गई है जो इंडिजिनस बोवाइंस के लिए रहती है जिन्हें एनडीटीबी या नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने बनाया था. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ गाउ सोट सेक्स सर्टिफिकेट सीमेंट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे का भी बहुत ज़्यादा इसमें फोकस किया गया है और उसके प्रोडक्शन पे काम किया गया है जिसे कहा गया है गाउ सॉर्ट. So this is all about this scheme. I think I have covered all these important portions और मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा कुछ ज़्यादा important है. So please like, comment, share and subscribe. इसी तरीके से हम और अधिक schemes आपके लिए लेके आएंगे. So we'll meet on our next video. Thank you so much.